Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News. Nadia Khan, Zohaib Hassan are very happy today. जी बिल्कुल ऐसे क्यों है क्यों खुश हैं बहुत जल्दी आपको हम बता देंगे और उस पर तज्जिया भी हमारा होगा। हो गए हूँ आराम है ठंड पड़ गई। मैं तो चाहती है ठंड क्यों ना पड़े, सबके दिलों में ठंड पड़ी। क्या जी हमारी टीम माशाल्लाह खेली है अंडर 19 बच्चों, हमें फख्र है। और जिस तरह से खेले हैं, बात ये कि जीते लेकिन जिस तरह से जीते जैसे खेले माशाल्लाह सलाम है सबको। बहुत खुशी हो रही है, इनके पेरेंट्स फैमिली सबको बहुत मुबारकबाद, पाकिस्तानियों को बहुत मुबारकबाद क्योंकि माशाल्लाह टॉप स्टोरीज में सबसे पहले स्टोरी हमारी यही जो नादिया बात कर रही है। टॉप खबर, चैंपियन बन गए हैं और ट्रॉफी अपने घर ले आए हैं वापस और बदला भी ले लिया है हार का। अंडर 19 के लड़कों ने कमाल कर दिया है और जिस तरीके से खेले हैं ना यार, पॉजिटिव इंटेंट के साथ। और इंडिया दे वर लाइक बोथ हैंड्स अप। किसी को कुछ कि क्या बैटिंग क्या बॉलिंग समझ नहीं आ रहा था उनको। हाँ, और पता है मजे की बात है कि कहीं कुछ स्ट्रेस नहीं लग रहा था टीम में, किसी बच्चे को भी स्ट्रेस है, इसमें कूल खेल रहे थे। बेटा आप लोग जरा हमारे कुछ बड़े हैं 8-10 अंकल, उनको प्लीज समझाओ ना कि कैसे खेलना है और कैसे स्ट्रेस जो है वो दिमाग पे नहीं लेना। इन बच्चों से सीखे हमारी जो टीम है कि कैसे जो है खेला जाता है इंडिया के खिलाफ और कैसे उनको हराया जाता है। यानी इतना इजी हो गया था कि एक स्टेज पे तो इंडियन ह्यूमिलिएशन थी वो बाकायदा इंडियन बॉलर्स के लिए। जैसे लड़का मार रहा था, मजाक है 17। चले हम आगे बात करेंगे, अगली स्टोरी हमारी। मैंने और कोई बात नहीं करनी, मैंने आज ही बात करनी है। आज तो मैं भी खेल कूद पे बात होगी, क्रिकेट ऑफ ऑसम। लेकिन थोड़ी सी और खबरें भी हमें, थोड़ी सी और खबरें अदालती मैदान की कुछ खबरें जो सियासत से भी जुड़ी हुई हैं। कुछ सजाएं हुई हैं, 9 मई के केसेस में भी सजाएं हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स को अभी 9 मई के मजीद केसेस भी बाकी हैं, लेकिन उनके कुछ मेजर जो अहम लीडर्स हैं उनको सजा हुई। इसके साथ तोशाखाना 2 का भी फैसला उसमें भी बिल्कुल। तो टॉप स्टोरीज हम आपको भी बता रहे हैं आज के शो में, हम कौन सी डिस्कस करेंगे। तो ये होगा और उसके बाद नेट मीटरिंग क्या है, आप इस पे क्यों अफसरदा हो रही थी भाई इस खबर पे? अफसरदा हो रही थी मैं, आंसू भां करके मतलब मैं जैसे ही हमने लगाया अपना सोलर तो पता चला कि शहर महंगा हो गया, सोलर महंगा हो गया। पता नहीं मैं शेयर बनाने की कोशिश की थी, बना नहीं। तो बिल्कुल बेकार फजूल नेट मीटरिंग जिन लोगों ने मेरी तरह अब के 1 साल हुआ है जो कराई है, बेकार हो गया। ये मुझे लगता है बैटरी पे आना पड़ेगा। तो क्या नई जो है चेंजेस आई हैं सोलर मीटरिंग को लेकर, रेट्स की रिवीजन, कॉन्ट्रैक्ट्स की रिवीजन, नए रूल्स, क्या आज हम आपको बताएंगे। बिल्कुल हम आपको बताएंगे और उसके बाद फिर हम जब हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे अगले घंटे में, तो फिर फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज, इससे दुनिया बहुत परेशान है। जो भी इंटरव्यूज होते हैं, बड़े हाई प्रोफाइल इंटरव्यूज हो रहे हैं, क्रिटिकल उसमें कोई बात भी हो रही है, कोई स्ट्रेटेजिक बात हो रही है और उसको ट्विस्ट करके जनाब पता चल रहा है कि ये बात कर दी कि ये तो वीडियो इसने, ये तो ऐसे बोला ही नहीं था। तो कैसे काम शख्स को पता चले कि जो वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो शख्स ने कहा भी नहीं कहा, क्यों हमें दिखाया जा रहा है। तो एआई एक्सपर्ट दानियल शो पे आएंगे और हम उनसे बात करेंगे। फिर हम हमारे साथ एक्टर हसन अहमद मैं तो बड़ी फैन होगी, खासतौर पे अभी जो जमा तकसीम ड्रामे में इनकी परफॉर्मेंस बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। हमने भी अभी टेलीफिल्म बड़ी कितनी गिरे बाकी है में बड़ा सीरियस और सैड सा एपिसोड किया था। इट्स अ फैंटास्टिक एक्टर और बहुत अच्छा कपल है इनका, सुनीता मार्शल और इनका बहुत अच्छा कपल है। लेकिन आई थिंक कि हसन को मुझे होता है ना कि इनके करियर का भी टर्निंग पॉइंट मुझे नजर आ रहा है, जिसमें ये बहुत बड़े ड्रामा से बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखेंगे कि जी हमीद का मसला क्या है। अच्छा, हमीद को जो है कारोबार नहीं चल रहा, अपने मम्मा पापा के घर नहीं जा सकता, अब क्या करेगा? और फिर उसके बाद वेदर अपडेट भी होगी, मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। तो ये सब कुछ हम आपको अपने शो पर आप सुनेंगे और उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और शो को देखने की। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारा टॉप स्टोरी। कौन सी वाली भाई? बल्ले बल्ले वाली। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया है। फाइनल में भारत को 191 रन से शिकस्त ही दे दी लड़कों ने। जो स्कोर है ना, ये जो स्कोर है ये बेस्ट चीज है। ऐसे कि मैं कह रही हूँ कि वहां स्क्रीन पे इंडिया पे भी सब देख रहे होंगे, आप लोगों ने तो अपने बाल बिल्कुल खींच दिए होंगे। मतलब गुस्सा किस बात का था लड़कों? किस बात का गुस्सा था? 191 रन से शिकस्त दिया। इंडिया में टीवी स्क्रीन्स तोड़ी हैं लोगों ने ये मैच देखे कि हो क्या रहा है, पूरा तो देखना था। अच्छा, उसके बाद तोड़ने के बाद फोन पे देखा है मैच, फोन पे देखा और फिर सजदा शुक्र भी अदा किया है हमारे लड़के ने। क्या बात है, हमारे लड़के ने सजदा शुक्र भी अदा किया, फिर ट्रॉफी कप लिफ्ट किया। 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी हो गया है हर लड़के के लिए। और सरफराज ने धोखा नहीं दिया है। मेंटोर थे इसके सरफराज, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया आपको, ठीक है, और उसके बाद आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। और सरफराज में कुछ है, कमाल मैजिक है। याया भाई से बात करते हैं, बड़े दिन हो गए, अब तो आज तो दिन बनता है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं,
जी वालेकुम सलाम नादिया और ज़ुहैब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं याया? खुश होंगे हमारी तरह आप बिल्कुल, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है अंडर 19 के लड़कों की। व्हाट अ विक्ट्री। नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ और सारे पाकिस्तानियों की तरह और सारे उन क्रिकेट को समझने वालों की तरह जो खेल को खेल समझते हैं और खेल को मैं समझता हूँ खेल ही समझना चाहिए। और आप जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है, और ये वही दुबई है जहां सितंबर में हम आहो फोहा कर रहे थे, जहां अपनी टीम को दुहाई दे रहे थे। 3 इतवार हम भारत से हारे और कल का इतवार हमारा था, और हमने वो फेटी ली है भारत की जूनियर टीम को कि वो लोग जो आईसीसी की क्रिकेट एकेडमी में टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए आए थे, वो सर झुकाकर खामोशी से अपने घर चले गए और कल सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान और पाकिस्तान के नारे लग रहे थे। बिल्कुल। समीर मिन्हास की बैटिंग पे आया, थोड़ी सी बात करें। आपने बड़े बैट्समैन को देखा है इवॉल्व होते हुए, फिर स्टार्स बनते हुए। इस लड़के बारे में भी बताएं। उस लड़के की कहां से आया ये लड़का, कितनी इसकी प्रैक्टिस है, और ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स इसने खेली हैं, जिस तरीके से लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे इसने छक्के मारे हैं, अमेजिंग है ये तो। इतना यंग टैलेंट, जबरदस्त। कोई शक नहीं है ज़ुहैब, कल समीर मिन्हास ने 113 गेंदों पर 17 चौकों और 9 छक्कों के साथ 162 के स्ट्राइक रेट से जो है वो 172 रन स्कोर किए, और पूरी इंडिया की टीम जो है वो 152 कर सकी, और पूरी इंडिया की टीम ने उतने रन नहीं बनाए जितने अकेले समीर मिन्हास ने रन स्कोर किए। मुल्तान से इनका ताल्लुक है और 3 भाई हैं, और इनके जो छोटे भाई हैं अब वो डिस्ट्रिक्ट अंडर 15 खेलेंगे, अब्दुल्ला मिन्हास उनका नाम है। इनके जो बड़े भाई हैं अराफात मिन्हास, वो पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट खेले हैं। अच्छा। और इनके जो वालिद हैं वो उनका गाड़ियों का शोरूम है, तो आजकल इनके वालिद की डीपी के ऊपर जो है वो सिर्फ समीर मिन्हास की तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि इनके घर वाले बहुत खुश हैं। 19 साल के हैं समीर और बहुत उम्दा खेले हैं, अच्छा खेले हैं। लेकिन ये जो आपने बात की है ना, क्या क्लासिकल बैट्समैन है, ग्राउंड के चारों तरफ खेले हैं। अभी मैं नादिया को भी सुन रहा था, बिल्कुल अच्छी बात करना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ बात करना चाहिए। और नादिया कह रही थी कि हमारे जो बड़े लड़के हैं उनको कुछ सीखना चाहिए, उनको कुछ इन लोगों से जो है सबक लेना चाहिए। बिल्कुल भी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। अच्छा। देखो, आपने समीर की बात की, नो डाउट अभी समीर को बहुत कुछ करना है। कल रात को उनके वालिद का मेरे पास फोन आया था और मैंने उनसे कहा कि सर, आपने भूल जाना है कि समीर ने 172 रन किए हैं, आपने भूल जाना है कि पाकिस्तान चैंपियन बना है। आप समीर को एज ए प्लेयर जो है वो आगे देखना है, क्योंकि अगले महीने आईसीसी वर्ल्ड कप है अंडर 19 का जिम्बाब्वे में, और आपको पता है कि हम एक दिन चांद पे लेके जाते हैं और अगले दिन जमीन के ऊपर पटक देते हैं। इस चीज में हम, आपको पता है, मास्टर हैं। और जहां तक रही पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की बात, पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट में जो खास बात थी पाकिस्तान की, जीते तो हम अपनी बैटिंग से, लेकिन हमारे सिर्फ 3 ऐसे बैट्समैन थे। समीर मिन्हास कल टॉप स्कोरर रहे, 471 रन उन्होंने स्कोर किए और टूर्नामेंट के बेहतरीन बैट्समैन बने। पाकिस्तान की टीम में सिर्फ 3 ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने 100+ रन स्कोर किए। समीर मिन्हास ने किए 471, उसके अलावा जो हमारे दूसरे प्लेयर थे जिन्होंने मास सदाकत नहीं, मास सदाकत तो टीम में ही नहीं है, टीम में ही नहीं है। हमारे लिए अहमद हुसैन जिन्होंने कल 56 रन स्कोर किए, उन्होंने 256 रन स्कोर किए। और ये तीसरे हमारे खिलाड़ी जो थे उस्मान खान थे जिन्होंने 100 रन बनाए। पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट में पूरी 50 विकेटें हासिल की, हर टीम को आउट किया। अब मैं अगर आपको इंडियन टीम का कंपैरिजन लाके सामने रखूं ना, इंडियन टीम ने इस टूर्नामेंट में 2 मरतबा 400+ रन किए। एक उन्होंने 433 रन किए यूएई के खिलाफ, एक मैच उन्होंने मलेशिया के खिलाफ खेला, वहां 408 रन किए, और उनके विकेट कीपर जो थे कुंडू, उन्होंने 208 रन की इनिंग खेली थी। और कल उनके जो कैप्टन थे महात्रे, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उन्होंने वो ब्लंडर किया जिसको उन्होंने मैच के बाद कहा कि नहीं जी मैंने गलती नहीं की। उन्होंने टॉस जीतकर जो है वो पहले फील्डिंग कर ली। उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बैटिंग थी, और जब आप बड़ा मैच खेलते हैं ना, तो बड़े मैच के ऊपर आपको जो है वो अपने आप को कम से कम प्रेशर में रखना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग करा दी, और पाकिस्तान टीम की जो स्ट्रेंथ थी वो बॉलिंग थी। कल इंडिया चाहे 250 भी चेस कर रहा होता ना ज़ुहैब, आपको पता है कल पाकिस्तान ने जब उनको 348 का टारगेट दिया,
तो पहले ओवर में 2 छक्के लगाए थे सूर्यवंशी। जी जी, बहुत ही डेंजरस बैट्समैन उनके। कल जो मुझे मजा आया ना जोहेब, मैच में पाकिस्तान 191 जीता, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो एग्रेशन था, जो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे थे, तो यही तो चीज है। एक क्या कहते हैं, जोश और जज्बा नजर आ रहा था, लेकिन वो ग्राउंड तक होना चाहिए। देखिए आपने फिर हमसे हाथ नहीं मिलाया, लेकिन हमने आपको हाथ मिलाने के काबिल ही नहीं छोड़ा, ना मिलाया आप आपको ऐसे धूल चटा दी है, आपको ऐसे ठोका है कि जो लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आए थे वो खामोशी से सर झुका के चले गए। लेकिन खेल है, हमने आपको हराया है, आपने हमें हराया था, हमको आगे देखना चाहिए। वैसे ऐसी हार नहीं, ऐसे नहीं हारे हम कि एक लड़के के स्कोर के बराबर पूरी टीम नहीं कर सकी। ऐसे कभी नहीं हारा पाकिस्तान, ये हारा है। एग्जैक्टली, कुछ मुझे लग रहा है तारीफ में ना या कंजूसी कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा खुल के तारीफ नहीं कर रहे, बनता है। देखिए, दिस वाज द फिनाले। जब फाइनल्स होता है वो भी इंडिया के खिलाफ टीम प्रेशर में आती है, हमारी सीनियर टीम प्रेशर में आती है, और ये जो बॉयज थे ये प्रेशर में नहीं आए, बड़ा कूल ये खेले हैं, और ये बात सीखने की है, और ये बात सेलिब्रेशन की है। बिल्कुल, पता नहीं क्यों नहीं खुल गया। आपकी जो बात है ना, ये जज्बाती बात है। नहीं, जज्बाती बात नहीं तो खुशी में जज्बाती नहीं होगी तो कब होगी जज्बाती? मतलब अब जब खुश हो, सेलिब्रेशन हो, वो भी अंडर मनाए। क्यों भाई? उनको अप्रिशिएट करें बच्चों को, तो फिर हम क्यों उनको रिसीव कर रहे हैं? लेकिन यार एक वाज़ेह डिफरेंस था, ये सही कह रही है इस लिहाज से कि वाज़ेह डिफरेंस था इंटेंट का। हमारी सीनियर टीम की इंटेंट लगता है डिफीटेड टेंडेंसी से जा रहे हैं। ये लड़के, इनकी शायद काउंसलिंग अच्छी हुई है या सरफराज वजह है। कॉन्फिडेंस एंड आई थिंक इनमें बाकी प्रेशर नहीं लिया बच्चे, बड़े कूल थ्रू आउट, बड़ा अच्छा कूल खेले, दे वर इन कंट्रोल। देखिए, मैं बहुत एहतराम से आप दोनों से बात करूंगा कि इस वक्त जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में अंडर 19 एशिया कप के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। मैं ये चैलेंज से बात करूंगा कि उनको ये नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का विकेट कीपर कौन है। सही कह रहे हैं, नहीं सही कह रहे हैं आप, ये बात सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, उनको ये नहीं पता होगा कि ये टूर्नामेंट जो है वो कितनी टीमों का टूर्नामेंट था। जीत गए आप, बिल्कुल। देखें, मैं कोई शायक नहीं हूं, मैं क्रिकेट को समझता हूं, तो मैं आपसे वो बातें कर रहा हूं जो कि क्रिकेट के हवाले से ही हैं। बिल्कुल। आपको आज के दिन इतनी क्रिकेट हो रही है, आज आप जीते, अगले दिन आपकी अगली क्रिकेट है, अगले महीने आप वर्ल्ड कप का टफ टूर्नामेंट खेलने के लिए जा रहे हैं। हम सरफराज के जमीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं, सरफराज ने धोखा नहीं दिया, सरफराज ने ये कर दिया। देखें, सरफराज की जो एक इंडिया के साथ केमिस्ट्री है ना, वो बड़ी पुरानी है। 2006 में सरफराज पाकिस्तान के कैप्टन थे, पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। बिल्कुल। 2017 में सरफराज कैप्टन थे, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता। इस टूर्नामेंट में हमने भारत को फाइनल में 191 रन से शिकस्त दी। इस टूर्नामेंट में भारत ने हमको 90 रन से हराया था। 2017 में मैं इंग्लैंड में था, पाकिस्तान पहले मैच में बुरी तरीके से हारा था, लेकिन फिर हमने बुरी तरीके से जो है वो इंडिया को धो दिया था। देखिए, खेल को मैं दोबारा से यही बात करूंगा कि खेल ही रहना चाहिए। असल में होता यह है कि अभी पाकिस्तान क्रिकेट में ये बहस हो रही है कि जी हमारे नए खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, इनको टीम में डाल दो, इनको टीम में भेज दो। ऐसे नहीं होता। नहीं, इंपल्सिव तो जाहिर है कोई ऐसा नहीं है, कोई डिसीजन इस तरह नहीं कि एकदम से आप ये अच्छा खेल रहा तो डाल दें। लेकिन ये कि देखो जोहेब, इसका वक्त आएगा। हाँ। शायद एक हफ्ते बाद आए। आज का दिन सिर्फ सेलिब्रेशन का, या बहुत शुक्रिया, शायद आप उस मूड में नहीं है कि आप अप्रिशिएट करें, बट आई डू नॉट एग्री। आई फील कि जब देखो, जब हम तनकीद करते हैं, हम कहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, तो हम भी खुल के कहते हैं। जी जी। जब सेलिब्रेशन आए ना, जब ये कि कोई जीते, जब टीम ने, बच्चों ने मेहनत की, उसको खुल के सेलिब्रेट करें। अब उसमें पीछे हिस्ट्री को लेके आना, ये भी है, अब हमें कंट्रोल ब्रेक मार के, लेकिन वो ऐसा रह रहा है, खुशी है। कुछ एक वक्त होता है सिर्फ खुशी का। हाँ, सही कह रही हैं आप। लेकिन ये कि आप ये वाली बात बिल्कुल सही है कि इंटेंट लड़कों की नहीं थी। आप हिस्ट्री चीजें, ये अब ये भी सोच लें, ये भी करके, तो आपकी जो खुशी है ना, लेकिन राजिया, पता है क्या होता है, ये हम इसलिए बात करते हैं कि हम एकदम से कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता ना, वो एकदम से हम उसको इतना चढ़ा देते हैं, ऊपर साफ बना देते हैं, उसके बाद फिर वो फेल। तो वो बात कर रहे हैं, वो वक्त आएगा। अभी वो वक्त नहीं है। अभी वक्त सिर्फ खुशी का, सेलिब्रेशन का है। जो तारीफ ना कर सके वो चुप रहे। आपके जज्बात के हम आपके जज्बात को बिल्कुल आई फील कि जब दिल से तस्लीम कोई पाकिस्तानी आपके लिए इतना बड़ा, मतलब ये चैलेंज था, इतना बड़ा ऑनर है, सिर्फ सेलिब्रेट करें। हिस्ट्री, चीजें, मुआवजा, ये अब आगे ये ये भी होता है ना, ये भी होगा ना, ये नॉट राइट नाउ। आज सिर्फ खुशी है और कुछ भी नहीं। हमारे अंडर 19 बहुत अच्छा खेले, वेल डन, शाबाश, बहुत बहुत बड़ी फखर और खुशी की बात है। चले, एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग।
back after the break. Good morning everyone. और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अंडर 19 माशाल्लाह बहुत अच्छा खेल के जीत गई और इंडिया को हराया सबके सामने। बहुत अच्छा खेले विदाउट प्रेशर, ये सुकून से। और देखिए बैटिंग नहीं बॉलिंग भी, अली रजा ने 4 विकेट्स ली, एक के बाद एक बैक टू बैक। भारतीय ओपनर्स जो थे उनको तो उसने चलता किया और उसके बाद फिर इतने कम टारगेट में, और ये हिस्ट्री मुझे लग रहा है ये रिकॉर्ड बनेगा ये। अच्छा, ये जो आपने ये जो बच्चा है समीर जो इतना अच्छा खेल रहा है, ये आपको किस क्रिकेटर की याद दिलाता है कि उसके जैसा? असल में मुझे ये लग रहा है ये इसके अंदर ना पॉजिटिव इंटेंट है, ये एग्रेशन, कंट्रोल्ड एग्रेशन है। ये बहुत कम ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जिनमें कंट्रोल्ड एग्रेशन होता है कि अगर कोई लूज बॉल आई तो उसे उठा के फेंक देना। रिमाइंड्स यू ऑफ व्हिच प्लेयर? मुझे लगता है कि ये तो हार्ड हिटर हमारे कुछ जैसे कि मुझे याद आ रहे हैं हमारे हार्ड हिटर कौन थे वो जनाब? होता है कि माजी की इस प्लेयर की याद आ गई कि भाई उस स्टाइल का खेल रहा है, ये तो वैसा मैच की फील आ रही है। कोई कौन? मैं बताता हूँ, तो इस सेगमेंट के बाद चलो ब्रेक में सोचेंगे। 2-3 प्लेयर्स हैं ऐसे। ये भी है बात करेंगे आज, होती रहेगी बात। हाँ जी, आज होती रहेगी। अच्छा, अब दूसरा हमारा टॉपिक ये है कि तोशाखाना 2 यानी ये सियासत के मामला चल रहे हैं और उसमें सियासत के साथ साथ अदालती मामला भी हैं, कुछ ऐसे मामला भी हैं जो बड़े हसास नौइयत के हैं, बहुत सीरियस उनके कॉन्सिक्वेंसेज होने जा रहे हैं जो बताया जा रहा है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटिया और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। दोनों मुजरमान को 3.5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने भी किए गए हैं। ये तोशाखाना 2 का केस है नादिया, और मुख्तसरन यानी केस ये है कि उन्होंने जो गिफ्ट्स मिले वो अपने पास रख लिए, कोई घड़ी का मामला है और सारी चीज़ें। इसके साथ साथ 9 मई के जो मामला थे, इससे ज़्यादा जो सीरियस केस है उसका एक और केस की सज़ा सुनाई गई और उसमें मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा, ये जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं पीटीआई के, इनको भी सज़ाएँ सुनाई गई हैं 9 मई जलाओ घिराओ केसेस में। तो ये मामला कहाँ जा रहे हैं? ऑपोजिशन अपनी हिकमत अमली बना ही रही है, इजलास भी हो रहे हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, और फिर अब देखना ये कि क्या स्ट्रीट पॉलिटिक्स दोबारा होती है या नहीं होती। तो ये सारे मामला हम जानेंगे। इस फैसले के बाद क्या रिएक्शन होगा वर्कर्स का, पार्टी मेंबर्स का? बिल्कुल ऐसे हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब ने। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। काफ़ी टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है शो पर। जी बखैर, बहुत अच्छी बात मुलाकात हुई, फरमाइए। जी जनाब। आमिर साहब मुझे बताएं कि ये सिलसिला कहीं रुकना भी है या ये सिलसिला वहीं रुकना है जहां फैसल वाडा निशानदेही जिसकी कर रहे हैं, जिस तरफ 9 मई के केसेस खास तौर पर? फैसल वाडा तो माशाल्लाह वो नए शेख रशीद अहमद हैं और वो पेशगोइयां करते रहते हैं, लेकिन जो ज्यादा मेरे ख्याल में अहम बात ये है कि आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि मामला रुकेगा कहाँ। और जाहिर कि हम जो जैसे तोशाखाना 2 की आप बात करें, हम उसके कानूनी, उसके ऊपर तो कोई कानूनदाही बात कर सकता है, हम जो सियासी उसका फॉल आउट है उस पर बात कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि ठीक है इमरान खान को सजा हो गई, लेकिन जो उनके पैरोकार हैं उसको उनसे फर्क नहीं पड़ता और उनके लिए वो भी मिस्टर क्लीन है और उनकी जो डिवोशन है इमरान खान से वो उसी तरह से बरकरार रहेगी। तो ये तो पहली बात है कि फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये होगा कि उससे पाकिस्तानी सियासत का जो तजाद है वो मजीद तेज होगा, मजीद तलखियां होंगी उस चीज से, जो आपको नजर भी आ रहा है। और वो हो सकता है कि फौरी कोई एक रद्द-ए-अमल ना हो, लेकिन वो रद्द-ए-अमल है, कहीं ना कहीं आ सकता है। तो ये भी मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज है कि जो खुशाइन नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हमारी गुज़श्ता 4 साल से सियासी जो एक तनाव है, कशीदगी है, वो जारी है। तो ये भी किसी तरह से अच्छा नहीं है। और फिर इसका एक और अहम जुज़ ये है कि गो के हमें पता है कि जी पाकिस्तान की सियासत में जो है एक इदारों का एक रहता है, किरदार रहता है, उसको कुछ लोग कहते हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन ये एक जो तासुब दिया जा रहा है जो बहुत ही मनफी है या चला गया है किसी तरह से, कि इट इज द आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस द पीटीआई। हालांकि आपको पता है कि फौज पाकिस्तान जो है उस तमाम मुल्क के लिए होती है, उनकी कोई फेवरेट पोलिटिकल पार्टी नहीं होती, ना उनके कोई अपोज होता है। तो ये भी एक तासुब जा रहा है। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि तोशाखाना के हवाले से लोग समझते हैं कि बड़ा ही एक सिलेक्टिव जस्टिस हो रहा है, क्योंकि तोशाखाना के बड़े बड़े केसेस जो थे पुराने वज़ीर आज़म पे और पुराने सदूर पे और पुराने जो हुक्मरानों पे हैं, और हम देखते हैं कि उनको तो क्लीन चिट मिल गई है। तो बड़ी अच्छी बात है कि इमरान खान को सजा दी, बड़ी अच्छी बात है कि उनकी बेगम को सजा दी, लेकिन लोग ये सवाल करने में बजानिब हैं कि वो बाकी लोगों का क्या होगा। उन्होंने जो गाड़ियां ली थी, उन्होंने जो और तहफ़ को लेकर चले गए थे सैकड़ों की तादाद में,
उसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता कि आप एक फर्द को ज्यादा और बाकियों को छोड़ दें। जनाब बिल्कुल बात आप सही कह रहे हैं। तो अब ये पीटीआई में आप क्या देख रहे हैं कि इस फैसले के बाद उनका क्या रिएक्शन है, आगे कुछ सख्त रिएक्शन आ सकता है? जैसे बातें हो रही हैं कि अब स्ट्रीट पॉलिटिक्स होगी और सारी। बिल्कुल तो ये ख्वाहिश बहुत है पीटीआई में कि कोई वो एक अवामी एक उबाल लेके निकले, और वो बार बार कभी बांग्लादेश की मिसाल देते हैं, कभी श्रीलंका की मिसाल देते हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि पीटीआई यकीनन मकबूल जमात, इमरान खान मकबूल है, लेकिन उनकी तंजीम इतनी मजबूत नहीं है। और क्योंकि पिछले 3-4 बरस में जो क्रैकडाउन हुआ है, तो उनकी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लीडरशिप थी, खुसूसन पंजाब आप देख लें, पंजाब आपका मेन पॉलिटिक्स बैटल ग्राउंड होता है, तो वहां पर उनको पनपने का मौका नहीं मिल रहा कि वो लेके निकल सकें। अच्छा, यही हालत सिंध की भी है कि यहाँ पर भी वो जरा सा वो एक्टिविटी करते हैं, क्रैकडाउन हो जाता है, तो रह देकर उनके पास एक केपी बचता है, खैबर पख्तूनख्वा, और वहां पर जहर उनकी हुकूमत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में वो जो भी करेंगे तो वो जंगल में मोड़ नाचा वाली बात होती है। जब वो जुलूस लेके चलते हैं इस्लामाबाद के लिए तो एक अलग डायनेमिक्स होती हैं। तो एहतजाज जो है उनकी जो स्ट्रेटेजी है, एक बहुत बड़ा कोई इवेंट करेंगे उसके नतीजे में हुकूमत गिर पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। सही पाकिस्तान में जो एहतजाज की सियासत होती है गली गली मोहल्ले मोहल्ले छोटे छोटे एहतजाज होते हैं, उनमें तसलसल होता है, फिर आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उन्होंने उस पॉलिसी को अपनाया नहीं है। अब वो हो सकता है कि उसमें तब्दीली आए, यानी हाँ आप ये कह रहे हैं कि अगर केपीके की हद तक है तो वो होता रहे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता हुकूमत को। इस्लामाबाद या लाहौर में अगर कुछ होता है, आमिर साहब मुझे बताएं कि कहते हैं ना कि परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, तो मुझे बताएं कि ये सारे केसेस तकरीबन 60 साल तक की सजा मजमूई तौर पे हो चुकी है मानी पीटीआई को और उनके लीडर्स पर भी, तो ये लोगों पर जो परसेप्शन जा रहा है इसका क्या जा रहा है? ये जो अचीव करना हुकूमत चाह रही है, ठीक है केसेस तो अदालतों में ही हैं, लेकिन चले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो मानी पीटीआई के बारे में बता रहे हैं कि चोर है, ये करप्ट है, वो परसेप्शन जा रहा है, लोग समझ रहे हैं उनकी बात हुकूमत की या नहीं? ये बड़ा बड़ा मजे का सवाल है। वो उर्दू का मुहावरा है ना, चलनी बोली सुई से तेरे पेट में छेद, तो कुछ यही आलम है। तो अवामी जो परसेप्शन है उसको फर्क नहीं पड़ता। जो मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान पाकिस्तान की जो भी उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी बड़ी कसीर तादाद है पाकिस्तान में, उनके लिए मिस्टर क्लीन है। फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वो जो वजीर हैं नून लीग के वो करते रहे, उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो जिनकी तर्जुमानी कर रहे हैं या वो खुद जो हैं उन पर करप्शन के केसेस हैं। लोग मज़ाक़ खेज लगती है वो बात कि जब ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने करप्शन की, तो पता चला आपके जो रहनुमा है उन्होंने भी अरबों रुपए के उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस से, ठीक है वो खुशबख्ती है उनकी कि वो केसेस खत्म हो गए और करा दिए गए। लेकिन ये लोग जो बातें साहब वो लोग करते हैं कि जो मॉरली अपराइट हो, उनके एक एजाज से लोग, अभी जो लोग बैठे हुए हैं वो बदकिस्मती से अवाम की एक नुक्ता नजर है कि जनाब वो उतने साफ से लोग नहीं हैं। और कल तक पीपल्स पार्टी ने इनके खिलाफ बेशुमार केस बनाए थे, इन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बनाए थे, याद करें बहुत पुरानी बात नहीं है, हमने कवर किए थे। और जितने यकीन से फैसल वाडा आज कहते हैं कि ये लोग जो हैं इमरान खान ने चोरी की है, उससे ज्यादा यकीन से वो लोग कहा करते थे दूसरे के मुताल्लिक, ठीक है। वो पता नहीं कि इतना कंफ्यूजन है कि किसकी बात पे यकीन करें, अब पता नहीं कौन चोर है, ठीक है ना। तो सभी ने दस्ताने पहने हुए आजकल, तो सबने नकाब पहने हुए जनाब। सही। आमिर साहब बस एक सवाल और, मुझे बताएं कि कोई राब्ता आप फ्यूचर में देख रहे हैं हुकूमत के साथ? तो राब्ते की कोई फायदा है नहीं, कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिससे मामलात बेहतर हो, या कोई कॉम्प्रोमाइज जैसे मियां नवाज, बिल्कुल, या कोई कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल, कि मियां नवाज शरीफ जैसे एक वक्त में या कोई डील, सारी खामियां गलतियां मियां नवाज शरीफ के अंदर थी, लेकिन माशाल्लाह वो अब बिल्कुल स्मूथ सेलिंग में आ गए, तो कोई ऐसा सूरत हाल हो सकती है मुमकिन तौर पर? देखिए, जो लोग चाहते कि पाकिस्तान की सियासत में ये जो महाजराई उसका खात्मा हो, सियासत में कमी हो, समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को जो मुल्क का सबसे मजबूत इदारा है फौज पाकिस्तान, सबसे मुतबर इदारा है, और जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात है, उनके दरमियान जो है कोई एक पैचअप होना चाहिए। लेकिन ये ख्वाहिश की बात है, अभी उसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो फौज है वो 9 मई को भूलने और भुलाने के लिए तैयार नहीं, हकीकत है। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो है नवाज शरीफ साहब, बल्कि मैं तो अक्सर कहता हूँ कि सबसे एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा बीवी जो है वो नवाज शरीफ हैं। वो लड़ते हैं लेकिन माफ कर दिए जाते हैं। वाहिद एक मिसाल है हमारे सामने, कई मरतबा उन्होंने
एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी, हर मरतबा उन्होंने माफी तलाफी ली और भैया माफ कर दिए गए या उनको उनके जो भी थे मामला को छोड़ दिया गया। भुट्टो फांसी चढ़ गया, इमरान खान जेल में, और लोगों की आपके सामने मिसाल है, ठीक है ना। तो वो एक अलग है, उनके पास कोई और जी जी थैंक यू सो मच जी फॉर योर टाइम। आबिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें जी। तो ऐसे ही चलते रहते हैं और बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं, जुड़े रहें राइज एंड शाइन ऑन 365 के साथ। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जोहेब, इस वक्त मुझे लग रहा है जो हम सेगमेंट करने वाले हैं उसके पीछे ना एक सितार का म्यूजिक नहीं होता, वो जो एक सैड म्यूजिक है ना, पीटीवी के ड्रामों में होता था, वो चलना चाहिए, क्योंकि यकीन करें दिल रो रहा है, हार्ट इज क्राइंग। उमर शरीफ जैसे सैड म्यूजिक दो जरा। हाँ, होना चाहिए। मैं ख्याल बल्कि आप म्यूजिक दें तो मैं बताऊं कि भाई ये उन सारे नेट मीटरिंग वाले, सोलर सार्फिन, नहीं सही तरह वाला और सैड म्यूजिक दो तो वो लेकिन टाइम कम है भाई, बात कर रही है। हुकूमत ने 16 सार्फिन के लिए मीटिंग पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया है और इससे मुतासिर हो रही है नादिया खान भी, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, 7 साल से कम करके 5 साल इसकी वो जो कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत है वो कर दी गई है। और उसके साथ साथ जनाब ये भी किया है कि पहले तो ये होता था कि 26 रुपए फी यूनिट मिलते थे, अब 11 कर दिए गए हैं। लेकिन जो दिन के औकात हैं उसमें भी कुछ ऐसा किया जा रहा है कि उनसे जो चार्जेस लिए जा रहे हैं नेट मीटरिंग वालों से, आप कुछ दे ही ना, आप ले लो, सब आप ही ले लो, आप ही के लिए लगवाया है। हमने इतना खर्चा किया और अब हम जो है ना, हम उसके भी पैसे दे रहे हैं बिजली के। क्या चेंजेस आए? हारिस से बात करते हैं, सोलर एक्सपर्ट है जी, एक्सपर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है भाई हारिस, पहले नहीं बता सकते थे जब मैंने इंस्टॉल कराया था है, तब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हारिस, ये नहीं सुनने को आपको मिल रहा। कितने लोग इस वक्त आपको लड़े होंगे आपसे, पहले क्यों नहीं बताया? आवाज नहीं आ रही, काफी लोग अप्रोच कर रहे हैं। हेलो, आवाज म्यूट है शायद आपका माइक। नहीं, आपको आवाज आ रही है? मेरा म्यूट नहीं है, आवाज आ रही है? अब आ रही है। थोड़ा करीब आए, स्टूडियो में आवाज करें जरा, करीब आए, घबराए नहीं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं। बिल्कुल। असल में बहुत सारे लोग पीछे पड़े हैं इस वक्त, सब उन लोगों के जिनसे लगवाया सोलर सिस्टम के, अब क्या होगा, ये क्या हो गया, पहले क्यों नहीं बताया था हारिस? मैं आपको बताता हूँ, असल में पहले पॉलिसीज का पता नहीं था। आपको पता है, एज टाइम पासेस जो वो लोग देख रहे होते हैं क्या सिचुएशन है, उसी लिहाज से पॉलिसीज के अंदर अमिटमेंट हो रही होती है। आवाज आ रही है? आ रही है स्टूडियो में आवाज आ रही है। उसी लिहाज से अमिटमेंट्स हो रही होती है हालात के हिसाब से। तो अभी उन्होंने ये किया कि नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में कन्वर्ट कर दिया है। नेट बिलिंग बेसिकली ये चीज है, अब पहले आपके यूनिट और ऊपर के जो अमाउंट था वो लगता था, आप यूनिट टू यूनिट चार्ज करेंगे। वो लेट सपोज अगर आप 4 यूनिट बना रहे हैं तो उनके लिए वो 1 यूनिट कंसिडर होगा। तो ये यूनिट टू यूनिट आपका ना कन्वर्जन होगी। मतलब देखो, अगर पहले असूलन तो आना चाहिए था, सादिया इमाम को भी मैं पकड़ूं, सादिया मेरी दोस्त ने कहा नादिया 0 आ रहा है मेरा बिल, मैंने भी लगवा लिया है जी, तो 0 तो मेरा कभी नहीं आया। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर अभी 20,000 भी आ रहा है तो अब ये जो चेंज आया है इसके बाद अब कितना आएगा? मोस्ट प्रोबेबली अगर 20,000 आ रहा है तो नियर अबाउट कोई 35-40 हजार रुपए करीब जाएगा, डबल हो जाएगा बिल। डबल हो जाएगा। मुझे आसान लफ्जों नहीं हारिस, आसान लफ्जों में डबल हो जाएगा। अच्छा, आसान लफ्जों में ये कि पहले डे टाइम में जब आप बिजली जनरेट कर रहे होते थे डे टाइम में, तो आप कंज्यूम भी कर रहे हैं और जो एक्स्ट्रा जनरेट कर रहे हैं वो आप बेच रहे हैं के इलेक्ट्रिक को, ऐसा ही है? ठीक है। अब नहीं, उसमें बेसिकली अगर आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, नेट मीटरिंग में ये करते थे, अगर जिसके यहाँ सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम लगा है तो जो आप बना रहे हैं आप पहले उनको बेच रहे हैं और फिर आप उनसे खरीद रहे हैं। ठीक है। नेट ऑन ग्रिड में अगर आप हाइब्रिड है आपके पास, तो हाइब्रिड में आपको ये फायदा मिलता था कि आप पहले इस्तेमाल करते थे, रेस्ट ऑफ आप सेल करते थे। ठीक है। और हाइब्रिड का मतलब क्या? बैटरी वाला जो आप कह रहे हैं? विदाउट बैटरी भी होता है, विद बैटरी भी होता है, नेट मीटरिंग के साथ भी होता है, विदाउट नेट मीटरिंग भी चलता है। ये तो मेरा ख्याल है नेट मीटरिंग वाला फ्लॉप हो गया सिस्टम, इसका तो अब किसी को कोई फायदा नहीं, तो बैटरी पे स्विच करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही ज्यादातर लोग जो, क्योंकि जब आप इस नेट मीटरिंग पर आ जाते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ जाता है नेट मीटरिंग का, तो आप उस अंदर आ जाते हैं जहाँ पे फिर आपके साथ ये सारे सरचार्जेस आ रहे होते हैं। यानी पर यूनिट बिजली क्या है मुझे बताएं हारिस इस वक्त? अभी पर यूनिट बिजली जो है वो 38-39 है। सबके लिए, रेगुलर के लिए अभी मैं हम उसकी बात कर रहे हैं। रेगुलर के इलेक्ट्रिक 38-39 है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जब आपसे डे टाइम में के इलेक्ट्रिक
जब लेगा तो वो कितने पैसे जी। की लेगा? जब के इलेक्ट्रिक डे टाइम में आपसे लेगा, चार्ज सबके लिए सेम है। अगर अब आपका नेट मीटरिंग वालों का, जिनका नेट मीटरिंग हुई हुई है, इन्होंने 11 रुपए कर दिया है, तो अब आपका 11 रुपए के हिसाब से ही चलेगा सारे। ठीक है, यानी जी। वो जब बेचेगा 11 रुपए कट करके, 38 जो आप कह रहे हैं उसमें से मतलब 11 रुपए 38 कट के करके बजाय हमें 27 रुपीज का पड़ रहा है यूनिट। 27 रुपीज, बिल्कुल सही आपसे। बिल्कुल, आपको फिर ये होगा कि अगर आप 1 यूनिट देते थे तो अब आप 4 यूनिट दे रहे होंगे उनको। अच्छा, अब मुझे इसके सोल्यूशन बताओ, ऑप्शंस बताओ। नेट मीटरिंग तो हो गया फेल, अब जो सिस्टम अच्छा। जिन्होंने लगाया है वो क्या करें? जी जी, प्लीज बताएं जरा। वो ये करें कि वो हाइब्रिड सिस्टम पे आ जाएं विद लिथियम आयन बैटरीज के साथ। फायदा ये होगा, फजर से मगरिब तक तो टोटली सोलर पे रहेंगे, उसका कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। मगरिब के बाद से बैटरीज आ जाएंगी जो कि आपको 12, 1, 2 बजे तक टेक ओवर कर लेंगी आपका लोड। उसके बाद अगर आप आएंगे तो वो आप रेस्ट ऑफ जो आपने एक्स्ट्रा बिजली जनरेट करके दी हुई है तो आप उस पर आ और जाएंगे। तो लिथियम आपका कितने बिल की है जहाँ बैटरी? एक 20,000 बैटरी आता था, कितने की है लिथियम? बहुत डिपेंड करता है। अगर आप 100 एम्पियर लेते हैं वो तकरीबन है कि 230 और 250 के करीब है, 250 लाख तक है। और अगर आप 200 एम्पियर लेते हैं तो वो 5-5.5 लाख अच्छा, इसको रुपए। कोड भेज देना जोहेब को, मेरा ख्याल बेहतर वो है। थैंक यू सो मच नहीं, हारिस, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, लेकिन वही बात आ गई है। तो लिथियम बैटरी आप लेंगे तो आपका जो बिल आ रहा है 70-80 हजार रुपए, अगर वैसे आ रहा है, अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो लिथियम बैटरी ले जाएगी इतने में। नहीं देखिए ना, वो है 8-10 लाख की तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अभी भी जो आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, इवेंचुअली आगे जाके 2 साल में कुछ उसमें फिर आपको थोड़ा सा फायदा होना शुरू होगा ऑब्वियसली। वो लिथियम की एज वो जिसका खत्म हो 1-1.5 जाएगी। लाख का बिल आ रहा है बिजली का, तो उनके लिए तो देखिए ना, ये 10 महीने में खत्म हो जाएगी बात सही है। है ना, बात एक्चुअली सही यू कैन स्टिल रिकवर दिस मनी इन 10 months, 1 year's टाइम, फिर भी फायदा है। लेकिन नेट मीटरिंग का तो अब कोई भी हमें फायदा नहीं है। काश बस ये भाई पहले बता फायदा देते। कोई नहीं है, हाँ, नुकसान तो ही नुकसान जिसने की पैसे खबरें आ बनाने जा थे रही हैं बना हर लिए, तरफ। और हाँ। ये कि हमारा कोई फायदा नहीं। क्या करें हम सही, बिजली के बगैर रहना सीखे अब आप। उसी लोग वक्त रह अगर रहे हैं अच्छा बिजली के उसी वक्त अगर हम ये सिस्टम लगाते ना, बैटरी का सस्ता पड़ता। अब कन्वर्ट कराने में अब क्योंकि ज्यादा लोग खर्चा सब होगा। बैटरी पे जा रहे 20 हैं। लाख का वो, 10 लाख का ये, 30 लाख का। चलो जी, क्या करें। चले एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद वापस पानी। आएंगे, हेडलाइंस होंगी और हेडलाइंस के बाद बिल्कुल। राइज एंड शाइन और कैसे झूठी नजर खबरें, इमेजेस और पिक्चर्स जो आप देखते हैं इंटरनेट पे, उस पे बात करेंगे, कितनी डैमेजिंग है वो। कीप वॉचिंग। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारा शो इंफोटेनमेंट है। इसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत होती है, साथ में जो एंटरटेनमेंट जो है वो भी बड़ी जरूरी है। सही और बड़े वो वायरल होते हैं हमारे सेगमेंट्स, बातें लाइफ जो- में बहुत जरूरी है हाँ, ना? entertainment, ऐसे ही थोड़ी होता है। बड़ी अच्छी अच्छी दिल की बातें कर जाते हैं। आज हम हसन के साथ बात करेंगे। कमाल हमारे एक्टर हैं और बड़ा फिनोमिनल। अभी रिसेंटली इन्होंने जो मिस्टर हमीद का कैरेक्टर किया है, मिस्टर एंड मिसेस हमीद, निगत इनकी बेगम, वो भी हमारे शो पे आ चुकी है मदिया उस दिन। लेकिन अभी टॉक ऑफ द टाउन इनका ड्रामा बना हुआ है। और हसन का कैरेक्टर, बहुत ड्रामे किए इन्होंने, लेकिन ये जो कैरेक्टर था ना, इसने जो बिल्कुल ना सबको पागल ही कर दिया। शदीद फैन हो गए इनके। डिबेट भी शुरू हो गई ना इसमें, इस कैरेक्टर के बाद और इस ड्रामे के बाद, कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए या फिर सबको अलग रहना चाहिए, क्या है असल में हल, क्या है आजकल के दौर में। तो ये हम और ये ऑन स्क्रीन जॉइंट फैमिली सिस्टम के बड़े एक्सपीरियंस है हसन को। हसन को, अच्छा ठीक है। चाहे तो हसन बेबी को वेलकम बाजी करते हैं, हो हमारे साथ ही या ये हो। हैं। गुड मॉर्निंग हसन, वेलकम टू राइज एंड शाइन। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ यू गाइस? हसन, पहले तो मैं कहूंगी वेल डन, व्हाट फिनोमिनल परफॉर्मेंस। थैंक यू पहले सो एपिसोड से लेके एंड तक बहुत उन्होंने कमाल काम किया। मुझे बहुत खुशी हुई है। वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आप तो पहले भी कह चुकी हैं, वी मेट अ मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, या सो आपने पहले भी कहा है, बट थैंक यू वंस अगेन। और असल मुझे बताया क्या कि खुद ये चूज करते हैं रोल्स, या फिर आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसी है कि जरा मतलब रूड भी होते हैं, या थोड़ा लड़कियों की तरफ भी रुझान है, या नशे वशे की आदत आदि भी है, ये क्या ये वो ड्रामों में ही होता है बस। ड्रामों में ये ये ड्रामों क्या में है? ये टच जो था कैरेक्टर का, वो बताएं। हाँ, ये जो कैरेक्टर मिलते हैं, अगर आप उसकी बात करें तो वो अल्लाह की तरफ से। मैं ऑनेस्टली आई स्वेयर, मैं कभी भागता नहीं हूँ उन चीजों के पीछे। मैं भागता हूँ लेकिन मुझे वो चीजें मिलती नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मुझे मिलती यही चीजें जो कि अच्छी होती हैं। इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि हम थोड़े से वी गेट इंटिमिडेटेड। तो लेकिन ये जो कैरेक्टर था, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी इंटिमिडेट हुआ होगा। दिस वाज अ बेवकूफ
बेवकूफ आदमी था ये एक रजस की जो झलक है। बेवकूफ इसलिए बिकॉज आई थिंक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा था, अपनी बीवी से भी हो रहा था और अपने दोस्तों से भी हो रहा था और कहीं ना कहीं माँ बाप से भी हो रहा था। तो इट्स वन ऑफ दोज जो कि अच्छी बात है किसी ऐसे कैरेक्टर की अक्कासी करना जो कि माशरे में हमारे आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, बुराइयां तो इसमें बहुत थी, लोग हमीद के कैरेक्टर में अच्छाइयां क्या थी अब उसमें? अच्छाइयां सबसे बड़ी मुझे ये लगता है कि जेन्युइन, मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोग जेन्युइन लोग होते हैं। जो बेवकूफ लोग होते हैं ना थोड़े से, वो जेन्युइन होते हैं, वो बस रास्ते से पटरी से हट जाते हैं फॉर सम ऑड रीजन। सही। और बातों में नहीं आ होती जाए उनके अंदर, हाँ। और दोस्तों की बातों बातों में। में स्मार्ट बन रहे होते हैं लेकिन होते नहीं। हाँ। मेरा ख्याल है सबसे बुरा यही भाई रहा बेचारा, इसको तो वापस घर आने की भी इजाजत नहीं मिल रही, ये भी है। हाँ बट उसमें उसका हाथ है ना, उसके बेटे का, बिकॉज दे नो के वंस अ हरासर ऑलवेज अ हरासर, तो वो चीज निकल नहीं सकती ना, निकल नहीं सकती। जहन से। ये बात सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ है कि अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को, बच्चों को उनके हिस्से दे देने चाहिए। उनको हिस्से इन द सेंस कि उनको आप फाइनेंशियली स्टेबल कर दें तो अच्छा है, या जाने के बाद जो तरीकाकार है वैसे उनको हिस्से मिलें? आपको क्या लगता है? जो ये एक ही बहस छिड़ी है इसमें। असल में देखें, आइडियली तो यही है जो मैं कहना चाहूंगा। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम माई सेल्फ, लेकिन आइडियली मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप पहले से कर देते हैं तो मसले मसाइल खत्म हो जाते हैं, जो कि उसमें बात की गई है बिल्कुल आखिरी एपिसोड में। बिल्कुल। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चूंकि जायदाद और ये विरासत के मसले इतने कोई कठिन है, यही वर्ड मैं यूज करूंगा, इतने मुश्किल है कि अगर आपको लगता है कि आपके रिश्ते या ताल्लुकात खराब होंगे ये बातें करने से, तो फिर आप इसको बस छोड़ दें। मतलब ये जब होगा, व्हेन द टाइम कम्स, व्हेन द टाइम इज राइट, जब अल्लाह की मर्जी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, जब होना होगा हो जाएगा, तो वो चीजें हो जाएगी, क्योंकि फिर ताल्लुकात भी बड़े खराब होते हैं। सही बात है, ये बात तो आप लोगों को पता ही होगी। बिल्कुल। ले हसन, मुझे बताएं कि ये तो जायदाद के मामला तो करें, लेकिन वैसे आप क्या समझते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम होना चाहिए? जायदाद से हट के बिल्कुल हम बात करें, जैसे बेबी बाजी में उसमें दिखाया कि उसमें प्रमोट किया गया कि नहीं, जॉइंट फैमिली सिस्टम ही हल है, लेकिन इसमें जरा अलग अलग सोल्यूशन। तो आप क्या समझते हैं? उस दिन मैं एक मावरा का इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी मैं उसको कोट कर रहा हूँ, उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी। उसने ये बात की कि जॉइंट फैमिली सिस्टम खराब नहीं होता या अच्छा नहीं होता, लोग खराब होते हैं या अच्छे होते हैं उस सिस्टम में। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ माशरे में जॉइंट फैमिली सिस्टम का सर्वाइवल इसलिए नहीं है क्योंकि लोग एक दूसरे को नहीं समझ पाते, और बहुत सारी दफा मेरे साथ भी होता है कि बिकॉज आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड समटाइम्स आई कांट अंडरस्टैंड देम, समटाइम्स यू नो दे कांट अंडरस्टैंड मी। तो उसमें ये फिर होता है, फिर डेडलॉक्स आना शुरू हो जाते हैं। जब वो डेडलॉक्स आना शुरू होते हैं ना, फिर वो सिचुएशन आती है जो कि जमा तकसीम में आई है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे मेरी विरासत का हिस्सा दे दें, मैं जा रहा हूँ, और मेरा यहाँ पे सर्वाइवल नहीं है, मैं जा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे सोसाइटी को बेहतर करने के लिए आई थिंक पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जॉइंट फैमिली सिस्टम आप खत्म कर दें। अगर लॉ होता ना, लेट सपोज इफ देयर वाज अ लॉ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पे हम एक लॉ लगाते, तो आप उसको खत्म कर दें, ताकि आपका पहले माशरा बेहतर हो, लोगों को समझ में आए, एक दूसरे की कदर हो, इज्जत आना शुरू हो, और उसके बाद आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में दोबारा उसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दें। लेकिन आई थिंक अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर नॉट रेडी फॉर अ प्रॉपर जॉइंट फैमिली सिस्टम। नहीं तो माँ बाप फिर असल कहाँ जाए? हाँ, फिर ये एक सवाल होता है ना कि अगर सारे ही अलग अलग हो जाए, या तो फिर एक सेक्रीफाइस करे वो साथ रहे, और सारे अलग अलग हो जाए तो फिर माँ बाप क्या करेंगे? ये बात भी आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि जब मैं अभी सोचता हूँ, जब मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ, तो एट टाइम्स आई फील के आई एम ब्लेस्ड, नॉट देम, आई एम ब्लेस्ड टू बी हियर, टू बी टेकिंग केयर ऑफ देम। बिकॉज अगर मैं कहीं बाहर होता और मुझे पता चलता कि वो कहीं कुछ, यू नो, व्हाटएवर हैपेंस टू देम एंड इफ आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ देम, तो मेरे लिए वो कितनी बड़ी एक टेंशन होती, कितना बड़ा बर्डन होता मेरे लिए। तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम, ये आप लोग की बात से मैं अखस कर रहा हूँ कि मुझे तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि कम से कम मेरे सामने है डेली जो आपको सवाब मिल रहा है, जो आप नेकियां कमा रहे हैं, माँ बाप को सलाम करने से, हाल पूछने से, बैठने से, वक्त देने से, बात करने से, ये उसको नहीं मिल रहा जो दूर है। वो पैसे कमा रहा है लेकिन उसके हिस्से में नेकियां नहीं आ रही। ये बात तो है, आई एग्री विथ यू 100%। लेकिन देखें,
मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूँ, अपने बारे में तो मैं नहीं सोच रहा। मैं तो इस तरह सोचता हूँ कि मुझे तो शायद अल्लाह ताला ने चूज किया है, क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कि आप साथ हों, बिल्कुल। हसन, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप तो खैर कर रहे हैं और आपका इमोशनल अटैचमेंट अपने माँ बाप से होता है, लेकिन होता ही है कि आपकी वाइफ कभी कोई बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो अलग बैकग्राउंड से आती है, ये जैसे हाँ। निगत को तो शुरू से था, तो फिर ये बैलेंस करना जरा मुश्किल हो जाता है ना, ये ट्रिकी है। और वो कितना अफेक्ट करता है एक हस्बैंड के माइंड को कि बार बार निगत जैसी बीवी जब ऐसे बता रही हो या लालची हो, उसका एक अच्छे आदमी पे भी जो है नॉर्मली जो ऐसे नहीं सोच रहा, वो कितना सोचने लग जाएगा। I think Nigat had a very big role to play in Hamid's mental health, जो हमने ड्रामे में देखी है ना। क्योंकि शुरू में अगर एपिसोड्स, नादिया शायद आपने तो देखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल शुरू के एपिसोड्स में हमीद इज अ वेरी डोसाइल किस्म का आदमी, वो उसे भी समझा रहा है कि और यार अफेक्शन भी दिखाता था जो ये इग्नोर करती थी। हाँ, और उसने वो बातें भी बोली बड़े आराम से कि वो देखो वो बच्चियां, वो भी हमारी बच्चियां हैं जो मजीद की बेटियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सेल्फिश होकर अपनी बेटी के लिए एक बड़ा कमरा ले रहे हैं। बड़े आराम से डोसाइल किस्म का आदमी था। सो आई थिंक अ वाइफ लाइक निगत will have a very big impact on anyone's mental health। तो उसका बहुत बड़ा रोल था। तो जिस तरह आपने कहा ज़ुहैब के अगर ऐसी बीवी हो तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट यू हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट these things कि आपने क्या करें, बच्चे भी हो जाए, बेगम भी ऐसे बोले, माँ बाप का भी ख्याल है, फिर लड़की को क्या करना चाहिए हसन? अब बेगम तो बच्चों के बाद ये भी नहीं कि बेगम से कहें आप जाएं, तो साथ रहना है, निभाना है, कैसे होगा? आई थिंक तरीकेकार है। आई थिंक नादिया ये भी होता है, हम भूल जाते हैं कि हम जिस रिलीजन और कल्चर, स्पेशली जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उस रिलीजन में बार बार ये कहा गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप ग्रेटफुलनेस एंड सबर का बहुत बहुत जगह जिक्र है, बहुत लोग जिक्र करते हैं चीज़ों का। तो थोड़ा सा आप हो जाएं, थोड़ा सा कर लें, देख लें चीज़ें, सिचुएशन देख लें कि बन रही है नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही, आपने बहुत सबर कर लिया तब भी नहीं बन रही, तो फिर आई थिंक रियलाइज कर लेते हैं, हस्बैंड रियलाइज कर लेंगे कि अच्छा सर, कोई ऐसा सीन दोनों ड्रामे में, जिस ड्रामे में भी आप करते हैं जॉइंट फैमिली वाला, जिसमें रो पड़े हो और मतलब घर आके ऐसे अब्बा से मिले हो, पेरेंट्स से मिले हो, हाथ चूमा उनका, क्योंकि ऐसे मैं तो स्क्रीन पे देख के मैं इतना इमोशनल हो रही थी, तो यू आर एक्चुअली देयर डूइंग इट, तो कैसा, किस सीन ने एकदम हिला दिया? मल्टीपल सीन्स थे जावेद साहब के साथ। तो मेरा एक बड़ा अच्छा वो वाला रिलेशन दिखाया था कि काम भी करता है। तो एक वो मस्जिद वाला सीन था जिसमें मैं जाता हूँ उनसे माफी मांगने। तो उसके बाद जब मैं, असल में मेरे फादर जो हैं वो ही हैज बीन अ बिट अनवेल, नॉट दैट अनवेल, बट वो वाले अनवेल कि उनको नज़ला, फ्लू, जुकाम वगैरह हुआ था। तो कल ही मैं उनके साथ खड़ा हुआ था और वो मुझे सीन याद आ रहा था, तो आई टेयर्स इन माय आईज कि यार, मतलब ही वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर, नादिया को तो पता ही है जी। तो मैं खड़ा हुआ था उनके साथ और मैं ये सोच रहा था कि ही 78 नाउ, और हम सारे इतने तुरम खान बने फिरते हैं इस ऑन इस दुनिया में, लेकिन हर किसी का एक वक्त आना है। और मुझे देख के उनको वो भी हो रहा था, मैंने अपना मुंह फेर लिया बिकॉज आई वांटेड टू क्राई, बट मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा था कि उनको नहीं दिखाना चाह रहा था कि मुझे रोना आ रहा है। बिल्कुल पर मैं उनके साथ खड़ा हुआ था जस्ट लुकिंग एट हिम। तो मुझे वो सीन याद आ रहा था कि मेरा ना फादर के साथ जो बॉन्ड है वो वही वाला है जो इसमें जमा तकसीम में जावेद शेख और हमीद का था। इट इज एग्जैक्टली द सेम। और असल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस मुआशरे मुझे बताएं कि क्या मुआफ़ी की आपने बात की, बहुत अच्छी बात की कि गलती हो जाती है इंसान से, ये भी रुझान कुछ कम हो गया ना इस मुआशरे में कि बड़े स्टबर्न हो गए सब, कि मैं अपनी जगह स्टबर्न हूँ कि नहीं मेरी औलाद हो गई है, औलाद में बड़ी जिद, मेरे फादर की गलती थी, मैं तो नहीं तस्लीम करता, और ये तो पुराने वक्तों के, मैं क्यों, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है ना माफी मांगने से। क्या ये जरा बताएं मुझे। असल में सर दो तीन मसले हैं कि एक तो ये भी मसला है हमारे माशरे में कि कभी भी बड़े गलत नहीं हो सकते, ठीक है, और हमेशा छोटों ने ही माफी मांगनी है। तो चलें छोटे तो माफी मांग लें, लेकिन बड़े जब नहीं माफी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं वो दिल में बात रह जाती है। वो अभी मैं डिबेट भी पढ़ रहा था कि पाँव में बैठ जाना चाहिए, चाहे बड़ों की गलती ही क्यों ना हो, ठीक है आपने बैठ जाना चाहिए, बट आजकल का जो माशरा है वो ये भी कहता है कि यार इक्वालिटी थोड़ी सी हो, थोड़ा सा हम एक्सेप्ट करें, भले माफी ना मांगे, एक्सेप्ट करें, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लें। तो माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए, हर पार्टी को मांगनी चाहिए, आपको माफ
करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है, बट स्टार्ट ऑफ करना चाहिए, दिल से माफी मांगनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। और बिल्कुल आप आप दोनों करीबी बिल्कुल सही कह रहे हैं करीबी कि आते हैं। अच्छा असल मुझे बताएं हाँ। इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा इंडस्ट्री का भी ज़रा बताएं कि क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब आप इतने अरसे से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, तो अभी अभी स्टिल थिंग्स दैट अपसेट यू, फ्रस्ट्रेट यू कि यार ये चीज़ें ठीक होने वाली हैं। आई थिंक मेनली इट्स लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट आई सी के लोग अभी भी टाइम पे नहीं आते। एक्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा, शूट टाइम पे स्टार्ट नहीं होती। एक्टर्स तो एक हिस्सा है, हम लोग तो एक हिस्सा है उसका, लेकिन लैक ऑफ डिसिप्लिन है। मुझे बड़ी इरिटेट करती चीजें कि जब हम मेकअप रूम में बैठे हुए होते हैं और सीन स्टार्ट होने वाला होता है। मैं एक्चुअली थोड़ा सीरियस किस्म का इंसान हूँ, मुझे होता है कि मैं सीन्स अपने प्रिपेयर करूँ और एक वक्त तक हम हल्ला गुल्ला कर लें, उसके बाद मुझे होता है कि यार अब सीन्स वीन्स कर लें। तो डिसिप्लिन नहीं है हमारी इंडस्ट्री में अभी भी, इट्स लैकिंग। टाइम पे आना नहीं है कि अगर हम 9-10 बजे का कॉल टाइम है, अगर 1 बजे शूट स्टार्ट हो रही है फॉर वट एवर रीजन, तो जाहिर सी बात है आपको फिर रात में यही होगा ना कि वो सीन्स आपके कंप्लीट नहीं हो रहे होंगे। और व्हाट अबाउट पेमेंट स्केल, टेक्नीशियंस का, एक्टर्स का, टेक्निकल स्टाफ का, क्योंकि चैनल तो बना रहा है, टीवी से भी बना रहा है, यूट्यूब से बहुत बना रहा है, लेकिन हम पेमेंट्स मुझे लग रहा है कि ज़रा थोड़ी पीछे की तरफ ही जा रही हैं, एक्सक्लूडिंग द मेन स्टार्स आपके, उसके अलावा। और जबकि आप टाइम दे रहे हैं, आप रिहर्सल भी कर रहे हैं, वक्त पे पहुंच रहे हैं, उसके बाद अगर पैसे ना मिले, और लोगों का परसेप्शन है पता नहीं कितना आर्टिस्ट पैसे बना रहे हैं, इनके तो बस बारिश हो रही होगी पैसों की। रियलिटी अच्छा ये परसेप्शन तो मैं ये लास्ट से शुरू करूंगा, ये परसेप्शन तो इट्स एंटायरली रॉन्ग। हमारी जो लाइफ है वो आई थिंक सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ग्लिटरी नजर आती है कि हम बहुत वो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उससे अगर आपके इस सवाल से फिर मैं पीछे आता रहूं तो उसमें यह है कि बिल्कुल ऐसा है, पेमेंट की डिलेस हैं और कुछ जगहों पे ज्यादा हैं और कुछ जगहों पे इतनी नहीं है, टू बी फेयर विद यू, टू बी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, आई डोंट नो। मैं इस पे वो हूँ, मैं पहले बहुत ज्यादा गुस्सा करता था कि यार ये क्यों नहीं है, कैसा है वैसा है। फिर अब मुझे होता है कि आई एम वेस्टिंग माई ओन टाइम, इट इज अफेक्टिंग माई मेंटल हेल्थ। तो अब मैं छोड़ दिया है क्योंकि अब हमने काम भी करना है। इट्स नॉट दैट कि मैं इसलिए छोड़ दिया कि मुझे काम नहीं मिलेगा, वो वाला जेस्चर नहीं है, लेकिन आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए मैंने वो चीजें छोड़ दी हैं कि कुछ जगहों से अगर नहीं आ रहे टाइम पे तो आई लेट देम बी। हाँ मैं बोलता रहता हूँ उनको कि दे दें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया, बोलते रहते हैं सर, बोलते रहने से मिलेगा, बात है कि मांगना पड़ता है, मांगना ये पड़ता बात है, सही नहीं है। मांगो ना तो फिर तो भूल ही जाते हैं कि असल मुझे एक चीज बता। सर ऑन दी अदर हैंड भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप ना मांगो ना, वो तब भी आपको दे देते हैं, ऐसे भी वो लोग कवर हो जाता है एक लिहाज से। कम लोग हैं अच्छी दुनिया में, कम लोग हैं, बहुत कम। असल मुझे था आपने एक ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस किया जो बहुत कम लोगों के साथ होता है, आपकी किडनैपिंग भी हुई। ओए तो वो मुझे जब भी मुझे ये था कि जब भी कभी हसन से मेरी बात होगी पूछूंगा मैं कि वो क्या मामला था और उस वक्त क्या फीलिंग्स थी, उसके बाद की लाइफ कैसे आपने हाँ जी वो कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस अब तो खैर बहुत टाइम हो गया, तो अब तो आई बेसिकली लाफ इट ऑफ, लेकिन उस वक्त जो फीलिंग्स थी वो मैं हर किसी को कहता हूँ कि इफ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड इनडिस्क्राइबेबल या अनडिस्क्राइबेबल व्हाट इट इज, मैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता कभी भी कि एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या थी। बट ये जरूर था कि मैंने अपने आप को इतना निडर जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा व्हाइल आई वाज देयर, जब मैं वहां पे था। तो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत क्या ज्यादा। मौत को देखा क्लोज क्वार्टर से उस वक्त? मौत को तो बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा, मौत को तो बहुत क्लोज क्वार्टर से देखा, और जो सब्र आया ना मुझ में वो वहीं से आया है। मेरे अंदर पहले सब्र नहीं था, मतलब इंसानों में सब्र कम ही होता है, इसलिए बार बार आई थिंक हमें कहा जाता है कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो, स्पेशली इन आवर रिलीजन हमें कहा जाता है। तो मुझ में तो बहुत कम था, तो मुझे लगता है कि वहीं से मैंने सारा कुछ सीखा नहीं क्या है। कि उसने किसी ने गन रख दी थी या कहा था कि बस अब 1-2 घंटे है तुम्हारे पास, जो भी अल्लाह से दुआ करनी है कर लो, कुछ क्या था वो, यानी मौका क्या था जब मौत आपको सामने नजर आई थी, वो क्या था? मतलब वो ये करते थे, दे वुड यूज दीस टैक्टिक्स। शुरू में तो ये टैक्टिक्स आपको लगता था कि बाकी ये आपको मार के चले जाएंगे। जैसे एक दिन कोई बंदा कमरे में आ जाता था और ये had a AK-47 और यहाँ पे लटकी हुई, और वो कहता था कि अभी बस तुम्हारे पास कम वक्त है, तुम बस तैयारी पकड़ लो और जो भी करना है वो कर लो। तो उस वक्त तो आई वुड बी टेरिफाइड, मतलब मैं होता था कि बिल्कुल आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता था
और मुझे समझ नहीं आती थी कि अब मैं क्या, वो फीलिंग ऐसी थी कि आप रो भी रहे हैं, रोना चाह भी रहे हैं, नहीं भी रो रहे, क्या है। फिर एक दिन वो चेन सॉ नहीं होता मशीन वाला, वो लेके आ गए कि तुम्हारी हड्डियां जो हैं वो काट के उसमें डाल देंगे। तो वो जब ये 2 इंसिडेंट्स थे जिसपे मैं बहुत आई वाज शेकन। इसके बाद जो उन्होंने हरकतें की ना, फिर मुझे हंसी आना शुरू हो गई थी। जब वो जाते थे ना रूम से, फिर मैं हंसना शुरू हो जाता था, क्योंकि मुझे समझ में आ गई थी कि ये डरा रहे हैं। सही है। बट वो इट वाज अ मिक्स, द फीलिंग्स वर मिक्स कि तो मतलब हसन बाद में रिलीज कैसे हुए, छोड़ा उन्होंने कैसे, ये क्या पैसे लिए उन्होंने या रिकवर किया आपको, कैसे हुआ? बस वो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं CPLC के नाम से, एंड सम पीपल फ्रॉम द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दे हेल्प्ड माय फैमिली। और वो जिस तरह वो फील्डिंग नहीं बचाते, एक वर्ड है हमारा, फील्डिंग बचाई, तो वो रैंसम एक्सचेंज के वक्त फील्डिंग बचाई। तो वो दोस्त वगैरह थे रैंसम एक्सचेंज पे, उनको पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया, एक भाग गया। तो जो भाग गया था, ही वाज द मेन मास्टरमाइंड। तो इनको पता लग गया था किसी तरीके से कि ये कौन है, बिकॉज ही हैड अ प्रायर रिकॉर्ड। तो इन्होंने उसकी फैमिली उठा ली, जो भागा था बंदा। जब फैमिली उठाई तो फिर उसको उसकी बीवी के थ्रू इन्फॉर्म करवाया कि हसन को छोड़ दो, तुम्हारी सारी फैमिली जो है वो हमारे पास है। चलो बेस्ट। तो देन टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। हमारा बंदा तो अगर फैमिली चाहिए, हमारे पास सब है, हमारे पास एक है, हमारे पास सब तो है। अब तो ये होता होगा, मामूली जो स्कफल होती होगी, छोटा मोटा जावे, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, अब तो ये होता होगा। सब देखा हुआ है हमने बच्चों वाली बातें। नहीं, अब ये है कि मैं, अब जैसे वो होता है ना कि आप अभी भी मतलब रोड पे आपको होता है कि यार कोई किसी ने गलत गाड़ी चलाई है, क्या वो, क्या, तो गुस्से में आ जाते हैं इंसान। तो मैं गुस्से में भी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ लोग जो है वो पागल है। वो देख ऐसे चलता रहेगा। मैं कहता हूँ नहीं भाई, ये पहली चालान आ गया हसन, तो थोड़ा बेहतर भाई हो सर गया। आप ठीक है, मेरी तरफ से माफी, आप बिल्कुल सही है सर, आप जाए ऐसे। जी जी जी। हाँ, मैं कहता हूँ बस सर आप जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मुझे आता था, लेकिन अब मुझे नहीं आता, बिकॉज आई बिलीव कि सिस्टम खुद ही चेंज होगा। जैसे नादिया एंड दिस इज व्हाट विजडम इज, जो कहते हैं ना उम्र के साथ विजडम आता है, ये वही विजडम है। जी शुक्र है आ गया। अच्छा हसन, थोड़ा सा बताएं क्रिसमस पे क्या तैयारियां, आपके घर में क्रिसमस भी सेलिब्रेट होती है, और सुनीता के लिए कोई गिफ्ट लिया है, उनकी फैमिली के लिए गिफ्ट लिए हैं, थोड़ा वो बताएं रौनक। क्रिसमस तो एज सच सेलिब्रेट नहीं होती। क्रिसमस एक्चुअली सुनीता की चची जो हैं, जो एंजी मार्शल है जी, वो ब्यूटिशियन है, वो उनके घर पे क्रिसमस मैं के लिए हम भी लोग होती जाते हूँ हैं। वहाँ। ओ यस, आप भी होती हैं वहाँ, यस एग्जैक्टली। वो बड़ी जबरदस्त तो हम दावत वहाँ देती जाते हूँ। हैं। हाँ, तो वहाँ जाते हैं, वी सेलिब्रेट। I mean, I am a part of the holidays that my wife belongs to the religion. I don't really celebrate it, but because she is from another religion, so I want to celebrate it with her. बिल्कुल। तो हम वहाँ जाते हैं, और that's it, वो जो भी holidays और बच्चे वो सेंटा क्लॉज का बच्चों को होता होगा कि हमें गिफ्ट मिलेंगे पापा, है ना? नहीं, बच्चे नहीं, इस तरह वाला हमारा कोई सीन नहीं है, सेंटा क्लॉज वाला कोई सीन नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि इट्स अ सेलिब्रेशन वो है कि ये बेसिकली विंटर आ रहा है, इसमें शादियां आ रही हैं, ठीक है, न्यू ईयर आ रहा है, 1-2 पार्टियों पे हम जा रहे हैं। हाँ। तो ये विंटर हॉलीडेज की तरह हम इसे ट्रीट करते हैं बेसिकली। जबरदस्त। और आपकी तो सेलिब्रेशन, So that's ये how it is. ड्रामास का सक्सेस भी है माशाल्लाह। एंजॉय हसन, नेक्स्ट आपको जल्दी देखेंगे दूसरे ड्रामे में, इंशाल्लाह। है ना? नहीं पंजाबी मूवीज में क्यों नहीं देखेंगे हम? पंजाबी भी आती है इनको? जब पंजाबी गंडासा पकड़ के हसन, बिल्कुल मैं तो कहता हूँ सूट करेंगे गंडासा पकड़ के। मुझे एक बार यासिर हुसैन ने बोला था बहुत पहले कि आपको पंजाबी सीख लेनी चाहिए। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं पंजाबी क्लासेस, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं कि तुम लगते तो पंजाबी हो, बात भी थोड़ी बहुत पंजाबियों की तरह ही करते हो, तो क्यों नहीं, मैं अगर सीख लूं आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आनी चाहिए जबान। थैंक यू सो मच हसन, बहुत शुक्रिया इतने टाइम दिया आपने, इतने सुकून से। द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। और क्या बात है, मुझसे तो ज़ोहेब सवाल पूछने लगा है। नहीं, क्या वो जो वाकया बताया जबरदस्त, आई नो, स्केरी। ब्रेक में बात करते हैं, ब्रेक के बाद आप जरा थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। तो आपने ब्रेक क्यों ले लिया? अच्छा, ब्रेक का टाइम हो ब्रेक का टाइम आ गया तो क्या करें, हाँ ना। अच्छा, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़ोहेब, देखा था कल एकदम सुबह सुबह कितनी धुंध थी कराची में। कराची में बहुत ज्यादा धुंध थी, लेकिन कराची में सर्दी नहीं थी। सर्दी नहीं है, सर्दी सर्दी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो वो मेरे कोकोनट ऑयल है ना, वो तो बिल्कुल लिक्विड बन गया। उससे मुझे पता चलता है सर्दी है नहीं। जो जम गया था, पहले जम गया था मेकअप रूम में, अब वो लिक्विड हो गया। अच्छा, तो मौसम का अहवाल ये अब आप देख रहे हैं, मनाजिर मौसम के अब कंट्री साइड, कागान वगैरह, नारान और दीगर जगहों पर
बर्फबारी हो रही है, इसके साथ साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश हो रही है, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला हैं जहाँ पर बारिश है, सर्दी बढ़ती जा रही है। लेकिन हम कराची, अब ये पता नहीं बारिश होती है सर्दी की या नहीं होती, पता नहीं है। अच्छा, मुझे लग रहा है मेरा थायराइड डिस्टर्ब है, मैं समझी थायराइड डिस्टर्ब है कि मुझे गर्मी लग रही है, वैसे ही पंखा ऑन करो, ये वो नहीं, थायराइड ठीक है। गर्मी हो गई है कराची में वो तक, और टेस्ट मुझे बताया किसने, तेल में नारियल के तेल बता देता है आपको गर्मी है या सर्दी। वो बॉटल में ना जमना शुरू हो जाएगा या लिक्विड बन जाएगा, आप समझ जाए कि थायराइड का मसला नहीं है। अगर फॉग की भी सूरत हाल है, स्मॉग भी है पंजाब में जैसा आपको पता है, तो उसकी वजह से ट्रेनों की आमदोरफ्त, ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर हो रहा है, प्लेन्स का भी शेड्यूल मुतासर हो रहा है, और मोटरवेज, हाईवेज उनको भी बंद किया जा रहा है। तो इसकी वजह से लोगों को जरा परेशानी का भी सामने देख रहे हैं आप ट्रेन, तो इस पर काफी ज्यादा मिस्ट्री सा हो रहा है कि जी सुबह की फ्लाइट ना लें, अब तो ले ली सुबह की फ्लाइट टिकट ले लिया, लेकिन जिन्होंने तो वो क्या कर सकते हैं, लेकिन डिलेज हैं, फ्लाइट्स में डिलेज हैं, और देख के टाइमिंग वगैरह जाएं, ट्रेन्स जो हैं वो डिले हो रही हैं। तो जो लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, देख लें ज़रा अपना उसके हिसाब से कि एयरपोर्ट्स पे थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है 2-3 घंटे, डिपेंड्स ऑन द वेदर, तो जरा पेशेंस रखें अपने अंदर। ठीक है सुहेब, आपने कह दिया, हमने सुन लिया, अल्लाह खैर करे। अच्छा, कराची में, हाँ कराची में नादिया भी बता रही थी ना कि कराची में होता नहीं है ऐसा मिस्टेक, यानी बहुत फॉग नहीं होती कराची में, लेकिन कुछ 1-2 दिन से फॉग बहुत ज्यादा है। हम भी जब आ रहे होते हैं शो करने के लिए तो उस वक्त नजर नहीं आ रहा होता, जीरो विजिबिलिटी होती है कभी और आगे जाके। कल ज्यादा थी, आज नहीं थी, आज कम थी, आज थी कल नहीं। ज्यादा थी। ये क्या होता है वैसे? ये पता नहीं क्या है, ये कुछ अजीब सा, कराची का वेदर तो वैसे बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, आंख में चोलियां खेल रहा होता है, मुझे समझ नहीं आती। ऐसा वेदर कि उसमें सर्दी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, ये है। तो आप बाहर निकले बड़े मजे से चाय शाय पीने या फिर घूमने कहीं जाए तो बेहतरीन। और जून जुलाई में ना यहाँ हवा चल रही होती थी, तो मैं पंजाब से मुझे लगता था कंपैरिजन में, जब मैं यहाँ आती थी पिंडी से, तो मैं कहती थी मुझे ये वेदर बेहतर लगता है। बिल्कुल ऐसे। तो बस हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं वेदर के। एंजॉय योर विंटर वेकेशन, बच्चों के साथ घूमे फिरें, बिल्कुल ऐसे। तो शो का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ुहैब को दीजिए इजाजत, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी राइजिंग शाइन में। अब तक अल्लाह हाफिज।